अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एज रेगुलेटर्स। रोल ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एज रेगुलेटर्स, को फैक्टर्स एंड एक्टिवेटर्स एक क्वेश्चन है। तो इसमें हम सिर्फ जो है वो रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स एज ए रेगुलेटर किस तरह से एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एज अ शॉर्ट भी देखेंगे कि अगर शॉर्ट आ जाता है तो उसमें हमने कितना लिखना है, और लॉन्ग के लिए तो ये पूरी वीडियो हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स वो ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को अगर हम देखें तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि कम अमाउंट में चाहिए होते हैं लेकिन ज़रूरी ये भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, और रेगुलेटर्स क्या होते हैं? रेगुलेटर्स वो सब्सटेंसेस या वो फैक्टर्स होते हैं जो डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना है किस तरह से जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट्स के अंदर डिफरेंट जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको किस तरह से ये रेगुलेट करते हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स रेगुलेटर्स के तौर पर एक्ट करते हैं? सबसे पहले नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। रोल ऑफ नाइट्रोजन एज रेगुलेटर। तो नाइट्रोजन एज ए रेगुलेटर इसके क्या क्या रोल्स हैं? सबसे पहले आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, फिर है क्लोरोफिल सिंथेसिस और एंजाइम एक्टिवेशन, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, हार्मोन सिंथेसिस एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो अगर तो हमें शॉर्ट में आ जाता है तो हम सारे जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इन सब का बस हम इतना सा लिख सकते हैं कि ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनका जो है वो रोल होता है, और ये वाले जो हैं मतलब यही वाले काम जो हैं ये करते हैं, इन चीज़ों में इनका रोल होता है। ठीक है, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे फास्फोरस वगैरह उनका भी पहले हम इस तरह से देखेंगे और बाद में सारे जो इनके रोल्स हैं इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो नाइट्रोजन तो हमें पता है, नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स का एक मेन कंपोनेंट है, और अमाइनो एसिड्स ही तो क्या है? अमाइनो एसिड्स ही तो प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, और अमाइनो एसिड्स किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से बनते हैं। तो प्रोटीन है, फिर आगे जो प्रोटीन है, प्रोटीन का बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में प्रोटीन का रोल होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है और सेल डिवीजन है। सेकंड आ जाता है क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल हमें पता है, क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और ये जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिवेशन। नाइट्रोजन जो है बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स जो कि प्लांट मेटाबॉलिज्म के अंदर ज़रूरी होते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स ज़रूरी होते हैं डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए और नए कंपाउंड्स बनाने के लिए, जैसे कि हार्मोन्स बनाने के लिए और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने के लिए। फिर आ जाता है ऑस्मोटिक रेगुलेशन। तो नाइट्रोजन ने क्या करना होता है? नाइट्रोजन ने वाटर बैलेंस में हेल्प करनी होती है, यानी कि प्लांट्स का जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, सेल ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन करना होता है। फिर है हार्मोन सिंथेसिस। सो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट हार्मोन्स के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, जैसे अभी हमने पहले बात की कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, वो भी आगे हार्मोन्स बनाते हैं। तो ऐसे नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे जो प्लांट हार्मोन्स हैं उसके सिंथेसिस करता है, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। और ये जो हार्मोन्स हैं ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे उनमें सेल डिवीजन, डिफ्रेंसिएशन और इलोंगेशन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ फॉस्फोरस एज रेगुलेटर। फॉस्फोरस जो है वो भी एक एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और इसके क्या क्या काम होते हैं? सबसे पहले है एनर्जी ट्रांसफ़र, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, एंजाइम एक्टिवेशन, फोटोसिंथेसिस एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फोरस एटीपी का मेन कंपोनेंट है, और एटीपी हमें पता है एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ इन सेल। ठीक है, तो यानी कि क्या है कि जब भी हम सेल में एनर्जी की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हम वो एटीपी की बात कर रहे हैं। तो एटीपी ही तो मेन एक एनर्जी है। ठीक है, तो ये मेन कंपोनेंट क्या है? एटीपी का मेन कंपोनेंट क्या है? फॉस्फोरस खुद है। तो इसका मतलब कि ये एनर्जी ट्रांसफर और प्लांट सेल्स में एनर्जी स्टोर होती है उसमें, उसके लिए चाहिए होता है। फिर क्या है? मेंटेनिंग मेम्ब्रेन। अच्छा, फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोलिपिड का भी जो है वो एक असेंशियल कंपोनेंट है, और फॉस्फोलिपिड ने क्या करनी होती है? फॉस्फोलिपिड ने सेल मेम्ब्रेन बनानी होती है। तो इट मीन्स फॉस्फोरस जो है ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट आ गया डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। तो डीएनए और आरएनए में पता है क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो फॉस्फोरस जो है वो उनका भी मेन कंपोनेंट है। कैसे? क्योंकि जो डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है वो फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस जो है वो न्यूक्लियोटाइड का मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो इट मीन्स के फॉस्फोरस जो है वो न्यूक्लियोटाइड के लिए ज़रूरी है और न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट आ गया एंजाइम एक्टिवेशन, सेम पॉइंट, ये तकरीबन सबके अंदर ही आएगा कि फॉस्फोरस भी जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिवेशन के अंदर इसका रोल होता है, ठीक है। और एंजाइम्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और नए कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। फिर आ गया फोटोसिंथेसिस। तो फॉस्फोरस का फोटोसिंथेसिस में भी रोल होता है। कैसे रोल होता है कि जो केल्विन साइकिल होता है, केल्विन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है कार्बन फिक्सेशन, उसमें एक एंजाइम यूज़ होता है रिबिस्को। तो उस रिबिस्को की जो एक्टिवेशन है उस रिबिस्को की जो एक्टिविटी को रेगुलेट करना होता है वो करना होता है फॉस्फोरस ने, ठीक है। तो वो इसको एक्टिव करेगा जिसकी वजह से फिर वो आगे ये प्रोसेस होगा। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो प्लांट अगर किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में है, यानी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर आ गया है, ड्राउट कंडीशन है, सेलिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फॉस्फोरस जो है वो प्लांट्स को हेल्प करता है, किस तरह से करता है कि वो ऐसे जीन एक्सप्रेशंस बनाएं जो कि क्या कहते हैं हेल्प कर सकें इस तरह के चेंजिंग एनवायरनमेंट में प्लांट को अडेप्ट करने के लिए हेल्प कर सकें, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो ऐसे स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव प्रोटीन्स जो है वो बनवाता है प्लांट से, जो क्या है जिसकी वजह से प्लांट जो है वो स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर रह सकें। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ पोटेशियम एज रेगुलेटर। तो पोटेशियम के क्या क्या रोल होते हैं? वाटर बैलेंस है, एंजाइम एक्टिवेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और आयन बैलेंस। तकरीबन इनके काफ़ी सारे रोल्स आपस में मिलते जुलते हैं, बस सब जो है वो डिफरेंट तरह से थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। जो एंजाइम एक्टिवेशन है वो तो सबके अंदर सेम है तकरीबन, बाकी जो है वो डिफरेंट तरह से अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं इन सब प्रोसेस में। तो सबसे पहले तो आ जाता है वाटर बैलेंस। पोटेशियम जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करता है। स्टोमेटा हमें पता है कि प्लांट्स के लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनकी वजह से गैस एक्सचेंज और वाटर जो है वो वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो पोटेशियम ने असल में इसको जो है वो पोटेशियम जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो है वो वाटर बैलेंस एक मेंटेन रहता है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट एंजाइम एक्टिवेशन, सेम पॉइंट के पोटेशियम भी बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और ये एंजाइम्स जो हैं वो आगे हार्मोन्स बनाते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किस तरह से करता है? ये राइबोसोम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। और राइबोसोम्स हमें पता है, राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अब ये फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प कर रहा है कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करता है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की वजह से गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर नाइट्रोजन ने भी हेल्प की है, ठीक है। उससे पहले जो हम पढ़ रहे थे फॉस्फोरस, उसने भी हेल्प की है, लेकिन सब डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रेस रिस्पॉन्स, सेम वही पॉइंट के पोटेशियम ने भी जो है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हेल्प करनी है, जैसे कि ड्राउट, सैलिनिटी और टेम्परेचर स्ट्रेस वगैरह में, ठीक है। कि प्लांट को जो है वो अडेप्ट करने में हेल्प करनी है कि प्लांट जो है वो इस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो है वो डिफरेंट जो ऐसे जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करे और स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव प्रोटीन्स बनाए ताकि वो अडेप्ट कर सके। फिर आ गया आयन बैलेंस। तो पोटेशियम ने जो है वो आयन बैलेंस भी प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो मेंटेन करना होता है, ठीक है। इसकी वजह मतलब कि इसकी वजह से जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस है वो इजीली होता है पोटेशियम की वजह से, ठीक है। इसने क्या करना होता है? एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मेंटेन करके रखना होता है, जो बहुत सारे प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ गया रोल ऑफ कैल्शियम एज रेगुलेटर। कैल्शियम का क्या रोल होता है? कैल्शियम का रोल होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन फंक्शन, एंजाइम एक्टिवेशन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम अपटेक एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले आ जाता है सेल वॉल फॉर्मेशन। कैल्शियम जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर। सेल वॉल के जो मेन कंपोनेंट्स हैं पेक्टिन मॉलिक्यूल्स, वो क्रॉस लिंक मतलब उसमें हुए होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो कैल्शियम हेल्प करता है। नेक्स्ट आ गया मेम्ब्रेन फंक्शन। कैल्शियम जो है वो मेम्ब्रेन फंक्शन को
प्लांट्स के अंदर रेगुलेट करता है, ठीक है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एंजाइम एक्टिवेशन, सेम वही वाला पॉइंट कि एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो प्लांट मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज़ होते हैं। एंजाइम्स आगे क्या बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब ये नया पॉइंट आया है सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है कि सेल जो है वो बहुत सारे जो है सिग्नल्स को रिसीव करता है, ठीक है, और रिस्पॉन्स करता है बहुत सारे सिग्नल्स का, तो उसको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो कैल्शियम जो है वो एज ए सेकंड मैसेंजर काम करता है, ठीक है, और ये जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर हेल्प करता है कि बहुत सारे जो सेलुलर रिस्पॉन्सेज हैं, किसी भी बाहर का जो सिग्नल होता है उसका जो रिस्पॉन्स देना होता है सेल में, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड पोटेशियम अपटेक। तो कैल्शियम जो है वो नाइट्रोजन और पोटेशियम अपटेक यानी कि प्लांट रूट्स ने जो नाइट्रोजन और पोटेशियम लेना है उसमें भी कैल्शियम जो है वो हेल्प करता है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को मेंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जो कि आयन ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, सेम वही वाली बात कि कैल्शियम ने जो है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हेल्प करनी है, ड्राउट, सैलिनिटी और टेम्परेचर स्ट्रेस वगैरह में, कि क्या है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जो चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें प्लांट अडेप्ट कर सके, उसके लिए जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना और जो है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस प्रोटीन्स बनाना। नेक्स्ट आ गया रोल ऑफ मैग्नीशियम एज रेगुलेटर। मैग्नीशियम के क्या क्या काम है, क्लोरोफिल सिंथेसिस, एंजाइम एक्टिवेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, स्टेबलाइजिंग सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड कार्बन मेटाबॉलिज्म। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का एक की कंपोनेंट होता है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में मौजूद होता है और क्लोरोफिल हमें पता है क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि लाइट एनर्जी को लेना है और जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करना है, ठीक है। तो क्या है, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है और आगे फोटोसिंथेसिस, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सही से हो सके। नेक्स्ट आ गया एंजाइम एक्टिवेशन। ये सेम जो हम पहले इतनी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम में भी बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करना होता है और एंजाइम्स ने आगे क्या करना है, एंजाइम्स ने आगे हार्मोन्स बनाने हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ये राइबोसोम की एक्टिविटी को रेगुलेट करके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्टेबलाइजिंग सेल मेम्ब्रेन, मैग्नीशियम जो है वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है और उसके फंक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करना, जो गैस एक्सचेंज और वाटर लॉस को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी मेंटेन करना। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ये भी सेम वही वाली बात कि प्लांट स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जो है वो हेल्प करता है कि प्लांट्स जो हैं वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सकें, ठीक है, और जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा सैलिनिटी है, तो उसमें वो रह सकें। नेक्स्ट आ गया कार्बन मेटाबॉलिज्म। तो मैग्नीशियम जो है वो कार्बन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम हेल्प किस काम में करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में पता है कि एनर्जी स्टोर हुई होती है, तो इट मीन्स इसका काम क्या है कि स्टोर्ड एनर्जी को यूजेबल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये सारा था हमारा रोल ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एज, ये सारे अगर हमने करने हैं ना, अगर हमने शॉर्ट के लिए करने तो हम बस इसकी एक एक स्लाइड्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमने देखे हैं किस तरह से एज अ रेगुलेटर एक्ट करते हैं। बहुत सारे इनके पॉइंट सेम थे, लेकिन क्या है कि डिफरेंट तरह से, हाँ, इसके अंदर जो पॉइंट था एंजाइम एक्टिवेशन का हो गया, ठीक है, या स्ट्रेस रिस्पॉन्स का हो गया, ये तकरीबन सब में सेम था। बाकी सारे जो काम है वो डिफरेंट तरह से, बेशक सेम है लेकिन वो डिफरेंट तरह से सारे जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ये हेल्प करते हैं प्लांट के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट आगे को फैक्टर और जो एक्टिवेटर वाला होगा वो भी इंशाल्लाह अपलोड होगा, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।